हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार तिवारी आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। यह कोर्स मध्य प्रदेश पीसीएस की तैयारी या एमपी व्यापम की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही साथ यह अन्य राज्यों के सिविल सेवा परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो इस कोर्स को आप लोग जरूर कर लीजिए। हमारे एडमा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा लेक्चर जब भी अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब एडमा क्लासेस जो है तो रोजाना हिंदी माध्यम में एमपी पीएससी से एमपी पीएससी से संबंधित सारे कोर्स करा रहा है, जिसमें आप लोग मध्य प्रदेश का से संबंधित समस्त जीके जो तो पढ़ सकते हैं। सुबह 8 बजे देशांत जैन सर पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग भूगोल की क्लास कर सकते हैं सुबह 9 बजे, जिसको पंकज सर पढ़ाते हैं और बेहतरीन मैप के द्वारा पढ़ाएंगे, आपको ट्रिक्स बताएंगे याद करने के लिए। मध्य प्रदेश जीके में भी आपको कई सारे ट्रिक्स मिलेंगे याद करने के लिए, तो आप लोग उसको भी जरूर से देखिए, अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा मैं तो राज्य व्यवस्था जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसको कवर कर रहा हूँ। ये सुबह 10 बजे क्लास होती है और आप लोग एप्टीट्यूड की क्लास शाम को 3 बजे कर सकते हैं। तो ये क्लासें आप लोग जरूर करिए, इसका आप लोग टाइम टेबल नोट कर लीजिए और समय पर अपनी क्लासें करिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर तैयारी में बदलिए। आइए शुरू करते हैं आज का कोर्स। आज जो हमें पढ़ना है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें हम लोग जानेंगे जो हमारा भारत का संघ है, भारत संघ राज्यों से बना हुआ है और उससे संबंधित कितने कौन कौन से राज्य हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र है, उन सबको केंद्र शासित प्रदेशों को जानने की कोशिश करेंगे, कब कैसे राज्य बना है। तो सारे जितने भी प्रावधान है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा संविधान, जब हम लोग संविधान पढ़ रहे थे अभी हम लोग पिछले लेक्चर में बताया भी था कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो उसमें सबसे पहला जो भाग है हमारे संविधान का वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। तो संविधान का भाग 1 किसके बारे में बात करता है, याद रखिएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। और इसका ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन से। उसमें हमने आर्टिकल 1 देख रहे हैं। आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 कहता है किसके बारे में बात करता है, संघ और संघ के नाम यानी भारत का क्या नाम होगा संघ का, और राज्य क्षेत्र के बारे में। पहला आर्टिकल पहले के सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, भारत अर्थात इंडिया, यानी कि हमारे जो संघ का नाम है वो भारत होगा या इंडिया भी जिसको कहा जा सकता है। और यह किस प्रकार का होगा, राज्यों का संघ होगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चीजों की बात की गई है। एक तो भारत, हमारे इस संघ का नाम की बात की गई है, नाम क्या होगा, तो भारत और इंडिया दोनों में से कोई भी एक होगा, यानी हिंदी में हम लोग भारत कहेंगे, अंग्रेजी में से इंडिया कहा जाता है। तो यह, और दूसरा, तो एक देश के नाम के बारे में बात कर रहा है, दूसरा किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ की राज पद्धति किस प्रकार की होगी, यानी संघ शासित प्रदेशों के जो तो यहाँ पर रहेंगे। संघ जो तो संघ सर्वोपरि राज्यों का संघ है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो इसका सबसेक्शन है वो क्या कह रहा है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो पहली अनुसूची में देखेंगे तो उसमें राज्य क्षेत्र से संबंधित समस्त जानकारी आप, तो यदि हम संविधान का पहले अनुसूची खोल के देखें तो संविधान की पहली अनुसूची में आप लोग सभी राज्यों को नाम पा जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पा जाएंगे, जो यानी कि भारत के राज्य के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में पा जाएंगे, और कब बने हैं ये सब जानकारी आपको पहली अनुसूची में मिल जाएगी। तो ये सभी राज्य और राज्य क्षेत्र भारत के अंदर कौन कौन से होंगे जो पहली अनुसूची में अगर शामिल हैं वो हम लोग भारत के राज्य या उसके भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत उसको मानेंगे। अब जो फर्स्ट आर्टिकल्स का सबसेक्शन 3 है वो भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या कहता है, राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में जो संघ क्षेत्र हैं वो होंगे, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए यानी भविष्य में कभी भी भारत में यदि समाहित किए जाएंगे, समाविष्ट किए जाएंगे, वो भारत के भी हिस्सा माने जाएंगे। तो एक दो चीजें बात अगर भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, ये जो अभी वर्तमान में हमारे संविधान में लिखित है, अर्जित है, ठीक ना, अभी हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं, वो पहली अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ पहली अनुसूची में शामिल है, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि वे भी क्षेत्र जो भविष्य में अभी अन्य जो अन्य क्षेत्र राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे किसी भी तरह, वो स्वेच्छा से आ रहे हैं
या कुछ कार्यवाही के द्वारा, जैसे पुलिस कार्यवाही के द्वारा कुछ क्षेत्रों को अर्जित किया गया है, कुछ संधियों के द्वारा अर्जित होते हैं क्षेत्र, तो ऐसे क्षेत्र भी भारत के हिस्सा होंगे। तो ये रहा संविधान का पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल में क्या क्या बातें की गई हैं कि एक तो भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। देखो भारत का नाम दिया था और राज्यों का संघ। अब ये राज्यों के संघ को समझ लेते हैं क्या होता है। राज्यों का, भारत हो तो राज्यों का संघ होता है। ये दो तरह के संघ होते हैं। एक होता है कि जब ऐसा संघ जो राज्यों के द्वारा बनाया गया हो, जैसे अमेरिका हो गया, वहां जो है तो जितने राज्य है 50 प्रोविंस है, उनके द्वारा जो है तो अमेरिका का निर्माण किया गया है। लेकिन भारत में इसका उल्टा है। भारत में संघ ने राज्यों को बनाया है और संघ के पास संपूर्ण शक्ति है, कोई किसी भी राज्य को मिला सकता है, उसका नाम बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है राज्यों। तो राज्यों के पास यहाँ पर संप्रभु कौन है, संघ है। ना कि मतलब राज्यों को कौन ने बनाया, किसने बनाया है, संघ ने बनाया है। ना कि राज्यों ने संघ को बनाया है, संघ ने राज्यों को बनाया है। जबकि अमेरिका में उल्टा है कि वहां जितने भी वहां के प्रोविंस है उन्होंने सबने मिला के जो तो अमेरिका के अमेरिका को बनाया है। और यदि हम लोग वर्तमान में देखें तो हमारे पास इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा। इस समय वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नगर हवेली दमन दीव को एक कर दिया गया है। तो अभी जम्मू कश्मीर बनने के, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस 9 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य हो गए थे। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं संविधान का भाग आर्टिकल 2 क्या। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जाएगी। यानी संसद जो हमारी पार्लियामेंट है वो विधि द्वारा, कानून के द्वारा ऐसे निबंधों या शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। तो इसमें दो तरह के किए जाएंगे। एक तो कोई भी नया राज्य जो वर्तमान में भारतीय राज्यों का हिस्सा है, उसको नया नाम गठन कर दिया गया, या दो राज्यों में जिस प्रकार तेलंगाना किया गया, या जो भारत में प्रवेश करेंगे उनका भी गठन अर्जित करेंगे उसको भी, जैसे सिक्किम को 1975 में भारत का हिस्सा बनाया गया था। तो इस प्रकार संसद जो तो किसी भी कानून के द्वारा कोई भी नए राज्य का गठन कर सकती है जो वर्तमान में अस्तित्व में है, और किसी नए राज्य के गठन करने की शक्ति भी जो तो संसद के अंदर है। कोई भी जो नए राज्य भारत के अस्तित्व में अभी नहीं है, लेकिन उनको भी ये भविष्य में शामिल किया जाता है भारतीय राज्य में, तो उनके भी गठन संबंधी समस्त अधिकार हो जाएंगे। जैसे यहाँ 2 का सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त होना, ये किस 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो है तो इसको भारत में शामिल कर लिया गया था। तो ये भी नए राज्यों का प्रवेश जो अभी भारत के हिस्सा नहीं है उसको भी हम लोग किस में रखे हैं, संविधान के आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2 में रखा गया है। अनुच्छेद 3 को समझते हैं क्या है। अनुच्छेद 3 कह रहा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो संसद जो है तो विधि द्वारा कानून बना के संसद ही कर सकती है, ना कि राज्य। तो संसद करेगी काम विधि द्वारा कानून बना के। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, यानी जो राज्य है अभी वर्तमान में उसके किसी एक भाग को, एक भूभाग को अलग करके नया राज्य बना दे, या 2 या अधिक राज्यों को, यानी दो राज्य हैं उनको मिला के एक राज्य बना दे। या और क्या कर सकती है संसद, राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी कोई राज्य है, जैसे समझ लीजिए इस समय मध्य प्रदेश है और उसका छत्तीसगढ़ कुछ राज्य है। अब यदि संसद चाहे तो छत्तीसगढ़ का कुछ और राज्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला के नया राज्य का निर्माण कर सकती है, यानी राज्यों के भाग को भी मिला सकती है। या क्या कर सकती है, मध्य प्रदेश को 2 अन्य राज्यों में बदल सकती है। जैसे हमेशा उत्तर प्रदेश की देखें तो उसको 4 भागों में बांटने की बात चलती रहती है। तो इस प्रकार या तो एक ही राज्य को अलग अलग भागों में कर सकती है, या 2 राज्यों को मिला के एक साथ कर सकती है। अगर भविष्य में अगर भारत का संसद चाहे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक करना है तो एक कर सकती है, या अलग अलग करना चाहती है अलग अलग कर सकती है। इस प्रकार दूसरा क्या है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है इसी नियम के तहत, या किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है यदि संसद चाहे तो।
किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, यानी अभी जो बॉर्डर है बॉर्डर एरिया को भी परिवर्तित कर सकती है यदि संसद चाहे तो। और साथ ही साथ किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, यानी कोई नाम, किसी राज्य का नाम जैसे मद्रास था तो उसको ये तमिलनाडु है, कोई उसको कुछ और कर दे, या महाराष्ट्र है तो उसका नाम भविष्य में चाहे तो कुछ और भी बदल सकती है। तो इस प्रकार हमारी जो संसद है वो संप्रभु है, वो किसी भी राज्य को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, नया राज्य का निर्माण कर सकती है। तो यानी इसमें राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिया गया, ये पूरी शक्ति किसको दी गई है, याद रखिएगा, संसद के पास है। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद, जो संविधान का भाग चौथा अनुच्छेद है, उसमें क्या प्रावधान किया। तो अनुच्छेद जो 4 बात कर रहा है वो कह रहा है कि अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में जितने भी अभी तक हमने बात की है, चाहे पहली अनुसूची की हो चाहे चौथी अनुसूची में, कोई भी संशोधन करना है या हमारे इन राज्यों के संशोधन संबंधित कोई भी संशोधन करना है, तो ये कोई भी विधि अनुच्छेद 368 जो संविधान का संशोधन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी संवैधानिक संशोधनों के लिए कौन सा अनुच्छेद यूज किया जाता है, यानी संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो इसके लिए आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाता है, अनुच्छेद 368 का द्वारा जो तो किया जाता है। तो जो ये सब कार्य कर रही है संसद, इसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। किसी राज्य को घटाना, बढ़ाना, नाम में परिवर्तन करना, ये सारी चीजें आर्टिकल 368 के तहत यानी संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, ये याद रखिएगा। भारत के जो राज्य हैं उसके बारे में कुछ और बातें आपको लोग जान लेना चाहिए। भारत जो है तो विभाजित राज्यों का अविभाजित अंग है, विभाजित राज्यों का अविभाजित अंग है। कभी पूछा गया विभाजित राज्यों का अविभाजित राज्य है, ठीक। इसके उलट यदि अमेरिका के संविधान को देखा जाए तो अविभाज्य राज्यों का, अमेरिका के संविधान को क्या कहा जाता है, जो वहां का संघ है उसको अविभाज्य अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा किसको, आर्टिकल अगर हम लोग 3 में जो तो एक चीज और को ध्यान रखें, जब कोई अनुच्छेद 3 में ये राज्यों के नाम को घटाना, बढ़ाना या नाम में परिवर्तन करना है, इसके लिए जो संसद में बिल पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं पेश किया जाता, पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ता है, और इसके बाद अंत में जब वो बिल पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति से राज्यों के सलाह के लिए भी भेज सकता है, और जिसको राज्य को निश्चित अवधि में उसमें अपनी टिप्पणी या उसमें कोई संशोधन संबंधित सलाह है वो दे सकते हैं राज्य। लेकिन यह राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह उनकी सलाहों को माने या ना माने, यह केंद्र सरकार या राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। इसके लिए राज्यों की सलाह को मानना या ना मानना वो इन पर निर्भर करेगा, ना कि मतलब उनकी जो सलाह होती वो बाध्यकारी नहीं होती। तो ये भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं वो भी समझ के रखना है। तो हमने देखा कि जो अनुच्छेद में संविधान में जितने भी परिवर्तन किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएंगे, राज्यों से संबंधित जितने भी परिवर्तन किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, क्या संवैधानिक संशोधन माना जाएगा जब किसी नए राज्य का निर्माण किया जाता है या उनके क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, उनके नामों में परिवर्तन किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि ये आर्टिकल 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं उसके अंतर्गत इसको नहीं माना जाता। अब हम लोग समझ लेते हैं जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य हैं उनका जन्म कैसे हुआ, उनका उद्भव कैसे हुआ, कैसे भारतीय संविधान में आए। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने थे, एक बना था भारत और एक पाकिस्तान। तो 2 स्वतंत्र राष्ट्र देश की आजादी के समय हमको देखने को मिलते हैं, और इन 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में देखें तो भारत में उस समय 552 मतलब स्वतंत्र 552 जो देशी रियासतें थी उसमें लगभग भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर वे उसमें से 549 भारत में शामिल हो गई थी। लेकिन 3
अभी भी देसी रियासतें थी, 3 देसी रियासतें। कौन कौन सी थी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद, हैदराबाद, जूनागढ़, जूनागढ़, और तीसरा था JNK यानी जम्मू और कश्मीर, कश्मीर, ठीक ना। तो ये 3 उस समय के जो स्वतंत्र राज्य थे, ये ना तो भारत में शामिल हुए और ना ही पाकिस्तान में। ये स्वतंत्र रहने के लिए अपने चाहते थे कि हम लोग स्वतंत्र रहें। तो इनको तीनों को भारत में बाद में शामिल किया गया था, वो अलग अलग तरीकों से शामिल किया गया था। यदि हम लोग हैदराबाद को देखें तो इसको हम लोग पुलिस कार्यवाही के द्वारा पूछ लिया जाता है किस किस प्रकार भारत में शामिल हुए थे, तो ये पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को शामिल कर लिया गया था। इसी प्रकार यह जूनागढ़ को देखा जाए तो जूनागढ़ को कहा जाता है जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा ये भारत में शामिल हुए थे। और कश्मीर में जब वहाँ के कबीलों ने पाकिस्तान की ओर से, अफगानिस्तान की ओर से कबीलों ने जो तो आक्रमण किया, तो उस समय ये विलय पत्र के द्वारा वहाँ के हरि सिंह जो राजा थे उस समय, उन्होंने, हरि सिंह ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में शामिल किया था। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो स्वतंत्र राज्य थे, हैदराबाद रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये अलग अलग तरीकों से भारत में शामिल हुए थे। पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ शामिल हुआ था, और कश्मीर किस प्रकार हुआ था शामिल, विलय पत्र के द्वारा। तो इस प्रकार जब हमारा जो संविधान 1950 में शामिल हुआ तो उसमें 4 प्रकार के में राज्यों को बांटा गया था, भाग का, खा गा और भाग घा में, और ये कुल मिला के इनकी संख्या देखा जाए तो उसमें 29 थी। अब हम लोग देखते हैं कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, ये हो गए, उसके बाद एक धर आयोग का गठन किया जाता है। किसका? धर आयोग का गठन किया जाता है। तो धर आयोग का गठन किया जाता है जून 1948 में। तो किस समय किया जाता है ये याद रखिएगा, जून 1948 में, जिसके जो तो अध्यक्ष थे धर, SK धर इनका पूरा नाम था, SK धर। इस समिति का नाम क्या, इनका नाम क्या था? भाषाई आधार पर राज्यों की जो मांग उठ रही थी हमेशा दक्षिण भारत में, उसके लिए अध्यक्षता में की गई थी। तो इन्होंने राज्यों के भाषाई आधार पर जो राज्यों का निर्माण किया जाना था, उस नहीं किया जा सकता। तो SK धर ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, बल्कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए प्रशासनिक आधार पे। तो राज्यों का गठन किस आधार पे होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए, ना कि भाषाई राज्यों। जिसके कारण और भी असंतोष व्याप्त हो गया। जो राज्यों की मांग उठ रही थी, राज्य की मांग करने वाले, तो उनमें और असंतोष व्याप्त हो गया। इसके बाद 1948 में ही, दिसंबर 1948, अब इस बार कब किया जा रहा है? दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में JVP समिति का जो तो समिति बनाई गई राज्यों में भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए। तो जिसमें शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इसको हम लोग कहते हैं JVP समिति। और इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने रिपोर्ट कब दी? इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी 1949 में, अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का जो गठन होना है वो भाषा के आधार पे होना चाहिए। इस बात को भी इन्होंने भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। जिसके कारण जो है तो और भी असंतोष व्याप्त हो गया, और दक्षिण भारत में एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें एक प्रमुख कार्यकर्ता थे कांग्रेस का, पोट्टी श्री राम लल्लू। क्या नाम था उनका? पोट्टी श्री राम मुलू। और इन्होंने 56 दिन का क्या किया? अनशन किया, 56 दिन का भूख हड़ताल किया, और जिसके कारण इनकी जो 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद निधन हो गया। और इस वजह से एक नए भाषाई राज्य 1953 में एक नए भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया, तेलुगु भाषा क्षेत्र को मिला के, और इसका नाम दिया गया आंध्र प्रदेश। तो जो नए राज्य का गठन हुआ 1953 में, किस आधार पे हुआ था? भाषा के आधार पे। कब हुआ? 1953 में। और आंध्र प्रदेश इसका नाम। तो भाषा के आधार पे
जो पहला राज्य का गठन किया गया वो कौन था, वो आंध्र प्रदेश था। या पहला राज्य बनने वाला जो स्वतंत्र भारत के बाद एक प्रथम राज्य जो राज्य की दर्जा प्राप्त किया था वो आंध्र प्रदेश था। तो ये याद रखिएगा, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है फजल अली आयोग। कौन सा आयोग, फजल अली आयोग। इसको 1953 में जो दिसंबर 1953 में 3 सदस्यों की एक, कब किया गया था ये याद रखिएगा, दिसंबर 1953 में 3 सदस्यों के एक आयोग के गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसमें अन्य जो 2 लोग थे वो थे के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर याद रखिएगा कौन था, के.एम. पडिक्कर। और एक अन्य सदस्य थे एच.एन. कुंजरू, एच.एन. कुंजरू। तो ये 2 और अन्य सदस्य भी शामिल थे दिसंबर 1953 में जो फजल अली आयोग का गठन किया गया। और इन्होंने भी एक भाषा एक राज्य का जो आंदोलन चल रहा था उस सिद्धांत को इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। किस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत था, एक भाषा एक राज्य, यानी कि जो राज्य हो उसकी एक ही भाषा होनी चाहिए। इस प्रकार का आंदोलन पूरे देश में चल रहा था और उसको, इस सिद्धांत को भी इस समिति ने, इस आयोग ने निरस्त कर दिया। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है और इसके बाद कई सारे नए राज्यों का गठन किया जाता है। तो 1956 तक भारत में अगर हम लोग राज्यों को देखें तो 1956 तक तो भारत में उसमें कितने राज्य थे, तो उसमें थे कुल मिला के 14 राज्य थे और 6 संघ शासित क्षेत्र थे, संघ शासित। इस लिस्ट को आप लोग सर्च कर लेंगे नेट में तो आपको मिल जाएगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें जो 1956 था ये पूछा जाता है कितने राज्य थे स्वतंत्रता, तो 14 स्वतंत्र राज्य 1956 में थे। अब 1956 के बाद किन किन राज्यों का गठन किया गया, कौन कौन से संघ शासित क्षेत्रों का गठन किया गया, उस पर हम लोग एक नजर देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र और गुजरात 1956 में ये भाषा के आधार पे इस राज्य का गठन किया गया था। 2 पृथक राज्यों में पृथक कर दिया गया था। महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए, मराठी भाषी लोग थे उनके लिए महाराष्ट्र का गठन किया गया और गुजरात के लोग जो थे वो गुजराती भाषा बोलते थे, गुजराती। तो ये भाषा के आधार पे 1960 में 2 नए राज्यों का गठन किया गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात ये 14वां भारतीय राज्य था, इसको 14वें भारतीय राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई भारतीय संघ में। इसके बाद फिर दादरा एवं नगर हवेली 1961 में भारतीय राज्य संघ का हिस्सा बनते हैं और इसको 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1961 में भारत में जोड़ा जाता है। इससे पहले ये पुर्तगाल के अधीन थे, जो यहाँ का शासन था दादरा एवं नगर हवेली का वो पुर्तगाल के अधीन होता था। तो पुर्तगाल से इसे हमें भारत में मिला था स्वतंत्र होने के बाद। तो 1954 में स्वतंत्र हुआ था पुर्तगाल के और 1961 तक इसको लोगों के द्वारा जो तो माना गया कि वहाँ चुनाव कराया गया, तो उन्होंने भारत में शामिल होने की सहमति के लिए वोट किया और इसको 1961 में 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। वहीं गोवा और दमन द्वीप को देखा जाए तो यह भी गोवा और दमन द्वीप जो पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में 1961 में मिलाया गया था। 1961 में इसके लिए काफ़ी आंदोलन चलाया गया था और 1961 में जाके इसको भारत में मिला लिया गया और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इसको भारत में के एक अभिन्न अंग बना लिया, यानी भारतीय संघ का शामिल कर लिया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया जाता है, जिसको हम लोग आगे और भी समझेंगे अच्छे से। अब देखते हैं पुडुचेरी का। ये जो पुडुचेरी है ये किसके अधीन था पहले, ये फ्रांस के अधीन था। भारत में शामिल होने से पहले पूछ लिया जाता है कि कब किसके अधीन थे, तो फ्रांस के अधीन, फ्रांसीसी शासन के अधीन था। दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन द्वीप ये किसके अंतर्गत थे, इसमें यहाँ पर किसका शासन चल रहा था, तो यहाँ पर चल रहा था पुर्तगालियों का। और यहाँ पुडुचेरी में बात करेंगे अगर पूछा गया तो ये फ्रांस के अंतर्गत था, फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत था। और इसको जो तो 1954 में इसको फ्रांस ने भारत के अधिकृत क्षेत्र में कर दिया था और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम
संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इसको भारतीय संघ का एक हिस्सा बना लिया गया था। संसद के द्वारा इसको कब बनाया गया था? 1962 में। भारत के अधिकार क्षेत्र में कब आ गया था? 1954 में फ्रांस ने इसे दे दिया गया। फिर इसके बाद नागालैंड के गठन की बात की जाए तो ये 1963 में इसके लिए काफ़ी मांग उठी। नागा पहाड़ियों और असम के जो तेनसांग क्षेत्र थे उसको मिलाकर इस गठन एक नए राज्य का गठन किया गया और ये नया राज्य 1900 कब आया अस्तित्व में? 1963 में। तो ये याद रखिएगा कौन सा राज्य कब बन रहा है और किस नंबर का। ये फिर कौन सा 16वां राज्य बना भारत का, जो कौन सा राज्य बना? 16वां राज्य बना। फिर यदि हम लोग हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश को देखने की कोशिश करें तो ये 1966 में भारतीय संघ का 17वां राज्य कौन सा बना था? हरियाणा। 17वां राज्य बना था हरियाणा। और इसके लिए एक अलग चंडीगढ़ को हम लोग बना दिए थे केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। और वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र था उस समय का तो उसको हम लोगों ने 1971 में इसे हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1971 में। ये कौन से नंबर का राज्य था? ये 18वें नंबर का राज्य था। ये याद रखिएगा किस नंबर का राज्य था, कब जो तो भारतीय इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 1971 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी प्रकार इसको पूछा गया पंजाब और हरियाणा को, मतलब हरियाणा को कब दिया गया था? तो हरियाणा को 1966 में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। अब इसी प्रकार देख लें मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को, ये सब राज्य 1972 में वहाँ आंदोलन हुए थे काफ़ी ज़्यादा राज्यों के लेके पूर्वोत्तर भारत में। तो इसको लेकर 1972 में भारत के अभिन्न राज्यों का हिस्सा बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा किस अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 में। तो इस प्रकार ये भारत के क्रमशः 19वें, 20वें और 21वें 19वें और 21वें भारत के राज्य हो गए थे। और इस समय तक मतलब 1972 तक 21 राज्य हो गए थे। फिर 1900 सिक्किम को हमने अभी अनुच्छेद 1 में ही देखा था। 36वें संविधान संशोधन 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया था सिक्किम को। तो कब बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को भारत के अभिन्न अंग बना लिया। और ये इस प्रकार ये 22वां राज्य बना। तो सिक्किम कौन था? 22वां राज्य। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग, कब बन रहा है, कौन से नंबर का राज्य है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है किस वर्ष बना था। तो यही इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ कि किस वर्ष बना, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फिर मिजोरम बना, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों को 1987 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों के लिए नए गठन 3 राज्यों का निर्माण किया गया। और ये क्रमशः 23वें मिजोरम 23वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश को 24वां भारतीय राज्य माना गया और 25वें भारतीय राज्य 1987 में गोवा। तो 25वें भारतीय राज्य बना। तो किस में बना? ये याद रखिएगा 1987 में बना थे ये तीनों राज्य, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 23वें, 24वें और 25वें भारतीय राज्य बने। इसी प्रकार ये छत्तीसगढ़ देखा जाए, उत्तराखंड और झारखंड, तो हम लोग जान रहे हैं कि सन नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये नए राज्य बने। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं 26वां राज्य कौन माना गया? छत्तीसगढ़। 27वां राज्य माना गया उत्तराखंड। और 28वां राज्य जो बना था वो कौन बना था? झारखंड बना था। ठीक, तो इस प्रकार ये 36 सन कब बने थे? ये सन 2000 में। तो मध्य प्रदेश से अलग किया गया था छत्तीसगढ़ को, उत्तराखंड को अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बना था जो वो बिहार राज्य से। तो इस प्रकार 3 राज्यों से अलग अलग कर करके इन 3 नए राज्यों का गठन किया गया था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। फिर तेलंगाना को यदि देख लिया जाए, ये कब बना था? ये सन 2014 में बना था। और ये भारतीय राज्य का कौन सा नंबर का राज्य था? 29वां राज्य था। तो याद रखिएगा 29वें राज्य के रूप में कौन सा बना? तेलंगाना से तेलुगु भाषी राज्यों को मिला के एक नए राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश का हम लोग सबसे पहले जान रहे हैं, वो उसी आंध्र प्रदेश से इसको अलग 1953 में आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर राज्य। और फिर उसको अलग करके 2014 में तेलंगाना के लिए हमेशा मांगे उठती रहती थी। और 2014 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया। फिर हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि अभी 2019 में आर्टिकल 370
के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके हटा के उसको जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नाम की 2 यूटीज का निर्माण किया गया, यूनियन टेरेटरी का। तो इस प्रकार ये तेलंगाना 29वां नंबर का राज्य था और उस तो 29 राज्य हो गए थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को जब राज्य से हटाया गया तो इसमें वर्तमान में 28 राज्य, और इस समय तक इन 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को बनने के बाद 29 नव केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन दादरा और नगर हवेली दमन दीव को जब एक करके 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को भी एक कर दिया गया है, तो इस प्रकार अब इस वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, किस वर्ष कौन सा राज्य बना है। इसको आप लोग एक बार लेक्चर को जरूर एक सुनिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए, या आप लोग कहीं भी नेट में गूगल में सर्च करके उसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, कौन सा राज्य कब बना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो हमारा लेक्चर सुनने के लिए यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जितनी भी इस MPPSC से संबंधित या मध्य प्रदेश व्यापम से संबंधित जितनी भी परीक्षाओं की तैयारी हो रही है वो MPPSC एडमा क्लासेस में संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है आपको। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका जो तो फ़ायदा उठाइए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमारे अगले जो वीडियो अपलोड होते हैं, लॉन्च होते हैं, वो आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी राज्यों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा कंटेंट के साथ आपको सामग्रियां उपलब्ध की जाएं। आप इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, इससे संबंधित क्विज मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग रोजाना जो हो तो क्विज कराते हैं, रोजाना क्विज होते हैं। तो वहाँ पर आप लोग अपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए, और इस लेक्चर का यदि PDF आपको चाहिए, PDF, तो आपको मिलेगा हमारे इसी टेलीग्राम ग्रुप पे। डेली जो तो हमारे हर लेक्चर की PDF हम लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल कराते हैं। तो PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और वहाँ से जो तो यहाँ पहुँच जाइए। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना धैर्य के साथ आपने हमें सुना। थैंक यू।